वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 1881 में पहली बार पॉपुलेशन काउंटिंग शुरू होने के बाद से ये पहला मौका है जब भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th 21-22 के हिसाब से ये आंकड़े हमें देखने को मिले हैं। बाकी आंकड़ों पे भी बात करेंगे और इस आंकड़े पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, जो कि एक नोडल बॉडी है मुंबई की, उसके थ्रू ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। इसमें ये सबसे इंटीग्रेटेड स्टडी है, सबसे ज्यादा डेटा इसमें होता है, सबसे ज्यादा इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो 5th एडिशन है, इसमें कुछ खास बातें भी इंक्लूड की गई, जिसमें मृत्यु पंजीकरण, प्री स्कूल एजुकेशन, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे कुछ नए डेटा भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। अब अगर इसमें आंकड़ों की बात करें, जो हमें कुछ सूचक मिले हैं, उनकी अगर बात करें तो 1881 में ये जो पहला सेंसस हुआ था, उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 1020 ऑफ 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं। पिछली बार NFHS 4 जो कि 2015-16 में कंडक्ट हुआ था, उसमें ये आंकड़ा 995 था, जो कि 25 बढ़ के 1020 हो चुका है। हालांकि इसमें कई सारे लोगों का प्रश्न ये है कि क्या ये सेक्स रेशियो वास्तव में सही है या इस डेटा में पर्टिकुलरली कोई गड़बड़ है। तो अगर हम लोग इस डेटा के कलेक्शन का प्रोसीजर देखें तो ये फैमिली एक नोडल एजेंसी को मॉडल मान के वहां से ये डेटा कैलकुलेट किया जाता है। अब ये चीज सबको पता है कि जो पुरुष है वो चाहे रोजगार के लिए हो या शिक्षा के लिए हो, वो घर से बाहर रहते हैं, तो पुरुषों का एक बड़ा चंक इस डेटा में शामिल नहीं हो पाता। इस वजह से ये जो सेक्स रेशियो है ये ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये एक हेल्दी इंडिकेटर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा है वो है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि प्रजनन दर। प्रजनन दर 2.1 से घट के 2 पे आ चुकी है, जो कि एक स्टेबल पॉपुलेशन का सूचक है, अर्थात अब पॉपुलेशन में वृद्धि नहीं देखी जा रही है। जहां तक बात करें डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ है, यानी कि अस्पतालों में होने वाली डिलीवरी, उनकी संख्या 78% से बढ़ के 88% हो चुकी है। फैमिली प्लानिंग मेथड्स की बात करें तो परिवार नियोजन के जो साधन है उनका इस्तेमाल करीब करीब हर राज्य में बढ़ चुका है। इसमें एक एक्सेप्शन है मिजोरम। हालांकि ये तो हो गए पॉजिटिव आंकड़े, लेकिन हमारे सामने कुछ नेगेटिव आंकड़े भी हैं। जो एनीमिक पॉपुलेशन है, मतलब वो पॉपुलेशन खासतौर पे महिलाओं में जिसमें खून की कमी पाई जा रही है, उस पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, काफी वृद्धि हुई है। जहां तक न्यूट्रिशन की बात करें तो 60% देश में ऐसी आबादी है जो अभी भी न्यूट्रिशियस पोषक तत्वों से भरपूर भोजन नहीं कर पा रही है। इसमें खासतौर पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्पेशल जिक्र किया गया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें माल न्यूट्रिशन इन चाइल्ड्स की, तो बच्चों के अंदर जो उम्र के हिसाब से लंबाई है, वो जो स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर है, वो 17 राज्यों में से 11 राज्यों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब जो स्टंटेड चिल्ड्रन है, जिनकी लंबाई कम है, वो बढ़ रहे हैं लगातार। जो ओबेसिटी है, मोटापे की बीमारी, ओबेसिटी करीब करीब हर राज्य में लगातार बढ़ रही है। और इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और बाकी चीजों में इंप्रूवमेंट हुई है। इसमें एक खास बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं, जैसे कि बिजली, पानी, इंटरनेट सुविधाएं, इन सभी में काफी सिग्निफिकेंट वृद्धि देखी गई है। इन आंकड़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी और खबरों को देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।